नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, देश में नीति निर्माण का काम हो, वंचित समुदाय के लिए योजना बनाने का काम हो या फिर बनी हुई योजना को उन तक पहुंचाने का काम हो, उनके जीवन स्तर को उभारने का काम हो, उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने का काम हो, पंचायत से लेकर के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद तक उसके कार्य प्रणाली को तय करने का काम हो, ये सभी देश के सिविल सेवकों के द्वारा किया जाता है। और आज सिविल सेवक दिवस है, यानी कि 21 अप्रैल। आपको इस दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर आप लोग भी चाहते होंगे कि जल्द से जल्द सिविल सेवक बन करके आप सरकार के कार्य प्रणाली में शामिल हो सके और अपना महत्वपूर्ण योगदान इस राष्ट्र के लिए दे सके। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, उन्होंने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था सिविल सेवकों को। इसके पीछे की क्या वजह थी और इसको लेकर के फिर भारत कैसे आगे बढ़ा, और भारत को आगे बढ़ने में, भारत को आज जिस जगह पर ला करके खड़ा किया गया है, और आगे कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कि 2047 तक जब भारत अपनी आज़ादी के 100वां वर्ष मना रहा होगा, उसका उत्सव कर रहा होगा, उस वक्त तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बना देना है। तो इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे आप कह सकते हैं एक तरह से सफर में सिविल सेवकों की क्या भूमिका रही है, उन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा सिविल सर्विसेज का इतिहास क्या रहा है, इस पर हम विचार करेंगे। तो 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे है, वो सेलिब्रेट किया जाता है और इसके अवसर पर संस्कृति आईएएस विभिन्न कोर्सेज पर आपको 50 से 75% तक की भारी छूट दे रही है। 3 दिन के लिए यह ऑफर आपको दिया जा रहा है, यानी कि आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी 21 अप्रैल से। तो 21 अप्रैल, 22 और 23 अप्रैल 3 दिन के लिए आपको ये ऑफर वैलिड है। विभिन्न कोर्सेज पर ये छूट दिया जा रहा है। सभी ऑनलाइन, पेन ड्राइव, टेस्ट सीरीज और डीएलपी यानी कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जो है, उस पर ये छूट आपको 50 से 75% तक का दिया जाएगा। यहाँ पर विभिन्न कोर्सेज के बारे में बताया गया है। अब इस विषय में जानकारी कहाँ से प्राप्त करें, इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पर 9555124124, या फिर संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके संस्कृति आईएएस के ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से भी आप इसके विषय में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं और अपना नामांकन सुनिश्चित करवा सकते हैं, ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत जो है 2006 से किया गया था भारत सरकार के द्वारा। अब इसकी शुरुआत के पीछे सरकार का मकसद क्या था, उद्देश्य क्या रहा होगा? जितने भी सिविल सेवक हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए और उनकी जो जिम्मेदारी है, उनकी जो वचनबद्धता है समाज के प्रति, उसको याद दिलाने के लिए यह दिवस जो है वह सेलिब्रेट किया जाता रहा है 21 अप्रैल से ही लगातार। और इस दिन जो है पुरस्कृत भी किया जाता है। सिविल सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप यहाँ पर देख रहे होंगे। मैंने पहले भी कहा कि देश के, ये हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे। इनके साथ बहुत सारे आपको अधिकारी यहाँ पर दिख रहे होंगे। मैंने पहले भी कहा कि सरदार पटेल जो है स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहते थे सिविल सर्वेंट को। इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, फ्रेम एक होता है, आप कोई भी तस्वीर लेते हैं मार्केट से, तो उसे आप फ्रेम में लगाते हैं और फिर अपने कमरे में रखते हैं, देखते हैं किसी को। तो ये जो फ्रेम है ना, ये मजबूत होना चाहिए, क्योंकि तस्वीर का महत्व जो है और तस्वीर को सुरक्षित रखने का काम जो है इसी फ्रेम के द्वारा किया जाता है। और अगर मान लेते हैं हमारा प्यारा देश भारत, इंडिया, ये तस्वीर है, तो जाहिर सी बात है यह तस्वीर महफूज रहे, यह किस पर निर्भर करेगा? इस फ्रेम पर निर्भर करेगा। ये फ्रेम जो है जितना मजबूत होगा, सशक्त होगा, खूबसूरत होगा, हमारा प्यारा भारत भी उतना ही बेहतर कर पाएगा। इसीलिए यह कहा गया कि ये स्टील फ्रेम है सिविल सर्वेंट, इन पर देश की पूरी जिम्मेदारी है। मैंने पहले भी कहा, नीति निर्माण करने का काम किया गया। पंचायत स्तर से लेकर संसद तक जितने भी रणनीति हो रहे हैं, वंचित समुदाय को कैसे मुख्य धारा में शामिल किया जाए, इन सभी बातों को करने का काम सिविल सेवक के द्वारा किया जाता रहा है। ठीक है। 21 अप्रैल 1947 को देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रशासनिक सेवाओं के पहले बैच के जो अधिकारी थे, पर्यवेक्षक थे, उनको संबोधित किया था और उसी दिवस के रूप में इसे हम सेलिब्रेट भी करते रहते हैं। ठीक है। उसी स्पीच में उन्होंने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था सिविल सर्विसेज को लेकर के। और सिविल सेवा दिवस के मौके पर भारत के सिविल सेवकों को लोक प्रशासन में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार जो है वह भी प्रदान किया जाता है। देश भर के सिविल सेवक इसमें शामिल किए जाते हैं और इसके लिए प्रेरणा का काम भी वो
करता है, जो पुरस्कृत किया जाता है, उन्हें लगता है कि हाँ निश्चित तौर पर मैं यदि बेहतर कार्य कर रहा हूँ तो सरकार जो है, समाज जो है, वह इस बात को समझ रही है और मुझे आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अब जरा यहाँ चलते हैं, जो सबसे मुख्य बात है कि किस तरह से इसका इतिहास आगे बढ़ता है। सिविल सर्विसेज का इतिहास भारत में कहाँ से बढ़ता है। आज जिस आप यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस बनकर देश की सेवा करना चाह रहे हैं, तो वो कहां से आया, वो कॉन्सेप्ट कहां से आया, इसको समझते हैं। आप जानते हैं कि भारत में वर्षों तक ब्रिटिश हुकूमत रहा था, तो ब्रिटिश हुकूमत के साथ ही सिविल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट भी आया। वहीं से ये बात जरूरी समझा गया कि ऐसे अधिकारी चाहिए जो कि शासन प्रशासन का काम संभाल सके। उसी वक्त जो है वहां से ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा ही इन चीजों की शुरुआत की गई और दो तरह के अधिकारी रखे गए। एक अधिकारी जिन्हें कहा गया कोवेनांटेड ऑफिसर, सिविल सर्वेंट जिसे आप कह सकते हैं, यानी कि ये इस तरह के अधिकारी होते थे जो अनुबंध पर होते थे और इनकी सिफारिश की जाती थी, यानी कि सिफारिश के आधार पर इनकी नियुक्ति की जाती थी। अब प्रश्न उठता है कि सिफारिश कौन करता था, तो उस वक्त के आप कह सकते हैं कि जो बड़े व्यापारी ब्रिटेन के हुआ करते थे या ईस्ट इंडिया कंपनी के हुआ करते थे या गवर्नर जनरल वगैरह होते थे, यानी कि जो भी बड़े अधिकारी उनके द्वारा सिफारिश किया गया तो किसी व्यक्ति को नियुक्ति कर दी जाती थी। और दूसरे तरह के एक और अधिकारी होते थे, वो गैर अनुबंध वाले अधिकारी होते थे। अब ये गैर अनुबंध वाले अधिकारी कौन होते थे, तो ये अधिकारी जो होते थे वो भारतीय लोग होते थे। इसमें भारतीय लोगों की संख्या अधिक होती थी और इसमें एक खास वजह है कि जो ये लोग हैं ये बड़े पद तक नहीं पहुंच पाते थे। अब बड़े पद तक नहीं पहुंच पाए, इसका कहने का मतलब है इनका जो है प्रमोशन नहीं होता था और ये जो है एक तरह से कह सकते हैं कि इनके सपोर्ट के लिए ये काम किया करते थे। ठीक है, कहीं ना कहीं अविश्वास था। ये जो अधिकारी हैं गैर अनुबंध वाले भारतीय अधिकारी, तो ब्रिटिश हुकूमत को इन पर अविश्वास हुआ करता था कि ये सही से काम कर पाएगा कि नहीं। अविश्वास दो तरीके से आप कह सकते हैं, एक तो स्वामी भक्ति को लेकर के कि ब्रिटेन के लिए सही से काम कर पाएगा कि नहीं। दूसरा अविश्वास था इनके योग्यता को लेकर के। इनका मानना था कि जो भारतीय लोग हैं वो बहुत योग्य नहीं होते हैं और दूसरी बात ये लोग बहुत ही भ्रष्ट होते हैं, है ना, करप्शन में घिरे हुए होते हैं। तो इस वजह से इन्हें जो है आगे नहीं बढ़ाया जाता था। तो एक तो ये बात होगी। उसके बाद जो है समय आगे बढ़ता है और जब समय आगे बढ़ता है तो यहां पर समझिए कॉर्नवालिस के बारे में आपने पढ़ा होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में। तो कॉर्नवालिस जो भारत आता है 1765 ईस्वी में। अब जब ये 1765 ईस्वी में भारत पहुंचता है कॉर्नवालिस, तब एक सिपाही के रूप में। तो सोच तो बहुत बड़ा रहता है कि जाकर के प्रशासनिक सेवा में ये बदलाव करना है ताकि सही से शासन चल सके, ब्रिटिश हुकूमत वहां बुलंद उसका झंडा हो सके भारत में। ठीक है, लेकिन उस वक्त वह सिपाही की हैसियत से आता है तो बहुत छोटे पद पे रहता है। तो जाहिर सी बात है सिपाही है तो नीति निर्माण का तो काम नहीं कर पाएगा, डिसीजन मेकिंग उसको नहीं दिया जाएगा करने, तो इस वजह से ये सुधार नहीं कर पाता है। लेकिन जब आगे ये मामला बढ़ता है यहाँ पर 1786 में, तब जब ये आता है यहाँ पर कॉर्नवालिस, तो उस समय इस पीरियड में आप देखेंगे तो ये गवर्नर जनरल बन के इस जगह पर भारत में आता है। और गवर्नर जनरल बनकर के जब इस पीरियड में ये आता है तो उस वक्त बहुत सारे सुधार के काम किए जाते हैं जो पहले से सोच रखा था इन्होंने कि मुझे क्या क्या सुधार करना है। अब यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, कॉर्नवालिस के दिमाग में भारतीयों को लेकर के एक अलग तरह की छवि थी। कई किताब आप पढ़ेंगे, कई रिपोर्ट पढ़ेंगे आप भारतीय विद्वान का भी या फिर वैसे ऑफिसर्स का जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में हुआ करते थे और जिन्होंने किताबें लिखा, तो उन्होंने कॉर्नवालिस को लेकर के कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि भारतीयों पर इसे विश्वास नहीं होता था और यह भारतीय अधिकारियों को, भारतीय लोगों को बहुत ही भ्रष्ट मानता था। यह मानता था कि ये लोग बहुत योग्य नहीं होते हैं और इन्हें पैसा देकर के इनसे गलत काम कराया जा सकता है। अब इसके लिए कुछ बातें भी इन्होंने कहा। देखिए यहां पर कॉर्नवालिस भारतीय को लेकर के जो अपनी सोच रखता था, धारणा, ब्रिटिश अधिकारी के बारे में भी कुछ ना कुछ ऐसा ही अवधारणा इसके मन में था। तो इसने क्या किया, जो अधिकारी रहा उसके लिए दो तीन काम किए। क्या काम किया, तो इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार जो है ना, आप एथिक्स पढ़ते होंगे, उसमें ये सब कोटेशन आपको काम करता होगा या आप पढ़े भी होंगे कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक यूरोपियन फिलोसोफर ने कहा कि जब तक मानव मस्तिष्क रहेगा और संसाधन रहेगा तब तक आप भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकते। हाँ, आप उसे कम कर सकते हैं। उसके विभिन्न टूल्स होते हैं करप्शन को कम करने का। अब टूल्स क्या है, तो उस वक्त देखा कॉर्नवालिस ने कि क्या क्या किया जा सकता है ताकि ब्रिटिश हुकूमत को इसका फायदा मिले। तो उसने देखा कि अधिकारी जो है उसका वेतन कम है। अब अधिकारी का वेतन कम है तो वो करप्शन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, व्यापारियों से, उस वक्त के जो राजा महाराजा थे उसके साथ मिलकर के। तो यहां पर एक तो कोशिश इसने किया कि वेतन बढ़ा दिया जाए।
ठीक है, तो पहला काम तो ये हुआ। और दूसरी बात कि ब्रिटिश लोगों को अधिक से अधिक इसने क्या किया कि शासन में ब्रिटिश ऑफिसर जो हैं, ब्रिटिश लोग, उनको अधिकारी बनाया जाए। इसके अलावा कई तरह के और काम किए गए, जैसे कि बहुत सारे ऑफिसर्स हुआ करते थे, वह निजी व्यापार करते थे, तो उस व्यापार को भी इसने खत्म करवा दिया कि भाई आप व्यापार नहीं कर सकते, अगर आप ऑफिसर बन गए तो आप व्यापार नहीं कर सकते। आज भी देखिए कमोबेश यही सब चीजें होता है। इसके अलावा जो यहाँ पर ऑफिसर्स हुआ करते थे, जैसे मैंने कहा राजा महाराजा सब, तो इनसे उपहार इन्हें बहुत मिला करता था। अब जाहिर सी बात है, जो आपको उपहार देगा आप उसके लिए कुछ ना कुछ तो काम करेंगे। व्यापारी सबसे भी लिया करता था उपहार, तो ये उपहार की जो परंपरा है इसे भी खत्म कर दिया, ठीक है। और इस सब के बदले क्या किया, वेतन बढ़ा दिया कि हम आपको सैलरी ज्यादा दे रहे हैं और आप जो है इस सब के बदले ये सारे काम बंद कर दीजिए। ये एक तरह का इसका सोच था और यहां से इसने प्रशासनिक सुधार करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है मामला आगे बढ़ता है और फिर मामला आता है वेलेज़े का, लॉर्ड वेलेज़े। लॉर्ड वेलेज़े जब आता है 1798 में गवर्नर जनरल बन करके, और ये पीरियड रहता है, उस वक्त यहां पर यह भी प्रशासनिक सुधार के लिए काफी काम करते हैं। और प्रशासनिक सुधार के लिए इस तरह के काम करते हैं कि इनके द्वारा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जाता है, फोर्ट विलियम कॉलेज, और यह कोलकाता में होता है, ठीक है। इस कॉलेज का निर्माण किया जाता है ट्रेनिंग के लिए। जैसे कि मान लीजिए अभी लवासना जाते हैं, आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो लवासना जाएंगे, अभी रिजल्ट आया है तो अगस्त में बहुत सारे लोग पहुंच जाएंगे वहां पर, उनकी ट्रेनिंग होगी। तो ऐसे ही इस तरह का ट्रेनिंग दिया जाता था, वहां उन्हें सिखाया जाता था कि किस तरह से प्रशासन में अपना योगदान देना है। अब 1806 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इस कॉलेज को, जहां पर ट्रेनिंग कॉलेज था, इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया, इसको जो है वह अवैध करार दिया। तो यहां पर मामला जो है फिर यहां पर गड़बड़ हो गया। फिर आगे मामला बढ़ता है, चार्टर एक्ट पर आता है मामला 1853 में। अब चार्टर एक्ट में कुछ बातें कहा गया, यहां पर ओपन कंपटीशन का बात कहा गया। अब ओपन कंपटीशन कहने का क्या मतलब है, देखिए ओपन कंपटीशन कहने का मतलब है कि यहां पर यह मामला जो है आप भारतीयों के लिए भी करें, यानी कि एग्जाम वगैरह जो है उसमें भारतीय लोग भी शामिल करें। एक बात और अहम है यहां पर शामिल कर लीजिए कि ये जो था फोर्ट विलियम कॉलेज, इसको तो खत्म कर दिया गया, लेकिन यहां पर एक ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई। और ईस्ट इंडिया कॉलेज की जो स्थापना की गई वो हेलेब्री, ये इंग्लैंड में पड़ता है, वहां पर इसके लिए एक कॉलेज बना दिया गया कि अगर ट्रेनिंग देना है तो वहां पर दीजिए। यानी कि देखिए भारत से कनेक्शन अधिकारियों का काटा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये ओपन कंपटीशन की बात किया गया था कि आप भारतीयों को भी इसमें शामिल करने की कोशिश कीजिए, लेकिन यह सुधार जो है उस वक्त नहीं हुआ था, ठीक। 1861 में फिर एक चरण आगे बढ़ता है और 1861 में एज को लेकर के बात की जाती है। लंबे समय से मांग था एज को लेकर के, तो 22 वर्ष इसका एज कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर उसके 2 वर्ष बाद ही देखेंगे 1863 में 2 वर्ष बाद ही एक भारतीय जो है वह सिलेक्ट हो जाते हैं उस वक्त सिविल सेवा के लिए, और ये पहले भारतीय होते हैं और उनका नाम क्या है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर आप जानते हैं गीतांजलि के लेखक हैं और पहले आप कह सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार जिन्हें मिला, ठीक है, लिटरेचर में उन्हें मिला था। तो उनके बड़े भाई रहते हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर और ये बनते हैं ICS ऑफिसर, इंडियन सिविल सर्वेंट, ठीक है, आज जिसको आप IAS कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये पहले ICS होता था। तो ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज के रूप में अपने आप को स्थापित किया, सिविल सर्वेंट के रूप में, ठीक है। ये 1863 में होता है। अब जब ये मामला होता है यहां पर तो देखा जाता है समय के साथ कि कुछ लोग इसमें चयनित हो रहे हैं जो कि भारतीय हैं, तो ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ जाती है, ठीक है। उसी बीच आप जानते हैं कि ये सब 1857 वगैरह की क्रांति चलता रहता है, विभिन्न जगह जो है छुटपुट विद्रोह हो रहा है, कहीं किसान विद्रोह हो रहा है तो कहीं आदिवासी विद्रोह हो रहा है, ठीक है, राजा महाराजा के द्वारा विद्रोह किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के मामला जो है ब्रिटिश हुकूमत का वो गड़बड़ा रहा होता है। यहां पर फिर ब्रिटिश हुकूमत ने एक चीज तय किया और वह यह कि प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए जो उम्र 22 वर्ष कर दिया गया था इसको कम कर दिया जाए और इसको कम करके 19 वर्ष कर दिया गया। कोशिश ये की गई कि इस वजह से भारत के लोग इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। उसके बाद 1885 का साल, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें, 1885 का साल जो है भारतीय राजनीति के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि उस वक्त जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, कांग्रेस की, जिसको आप आज पॉपुलर वे में कहते हैं, तो उसकी स्थापना होती है और यहां से कांग्रेस जो है विभिन्न तरह के सुधार की मांग करने लग जाती है ब्रिटिश सरकार से, ठीक है। जैसे कि यहां पर देखिए, यहां 1893 में हाउस ऑफ कॉमन पासेज अ रेजुलेशन, और ये रेजुलेशन पास किया जाता है सुधार के लिए। लेकिन यहां पर आप इस बात को समझिए कि ये रेजुलेशन तो पास किया गया, लेकिन इस रेजुलेशन का
आप कह सकते हैं कि ये लागू नहीं किया गया। ठीक है, ये आगे जब बढ़ता है तो 1919 में पहली बार भारत में परीक्षा होता है। जब 1850 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है तो कहते हैं कि आप इस परीक्षा को भारत में ही आयोजित किया कीजिए। आज जब आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, प्रीलिम्स का या मेंस का, तो ढेर सारा सेंटर होता है ना, आप अपना नजदीकी सेंटर दे देते हैं, होम डिस्ट्रिक्ट दे देते हैं और बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं एग्जाम देने के लिए। लेकिन सोचिए, उस वक्त जब एग्जाम होता था, भारत के लोग फॉर्म भरते थे सिविल सर्विसेज के लिए, तो सेंटर होता था इंग्लैंड में। अब सोचिए, परीक्षा देने इंग्लैंड जाना पड़ता था, कितना कठिन था उस वक्त चयन हो पाना, मतलब वहां जाना ही मुश्किल था। ठीक है, तो यही बातें कहा गया कांग्रेस के द्वारा 1885 से जब इसकी स्थापना हुई, उसी समय से कुछ बातें कही गई। लेकिन यहां पर हाउस ऑफ कॉमन जो है वह पास तो किया कि ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि भारत में ही एग्जाम हो, लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद ये सुधार लागू नहीं हो पाया। लेकिन 1919 में जाकर के पहली बार ये भारत में परीक्षा लागू किया गया और 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना यहां पर कर दी गई। 1935 की बात अगर करते हैं तो यहां पर दो तरह के अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलता है। एक क्या है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये जो है, यह आप कह सकते हैं कि ये फेडरल स्ट्रक्चर को बताता है, यानी कि केंद्र के लेवल की बात करता है। ठीक है, और दूसरा है जो प्रांत के लेवल की बात करता है। आज भी आप देखते हैं ना, यूपीएससी और पीसीएस है ना, विभिन्न राज्यों का होता है, तो कुछ इस तरह की बातें। उसके बाद 1950 में भारत जब आजाद हो जाता है, हम संविधान को अडॉप्ट कर चुके होते हैं, उसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि आज जिसकी आप बात करते हैं यूपीएससी को लेकर के ये सब बातें की जाती है। इससे पहले भी जैसे आप ली आयोग के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ली आयोग ने भी ये सिफारिश किया था कि एक आयोग होना चाहिए था जो कि लोक सेवा आयोग हो, अधिकारियों के चयन वगैरह के लिए। इसके अलावा आपने मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी पढ़ा होगा। तो इस कमीशन ने भी जो रिपोर्ट दिया था, उसने भी यहां पर लोक सेवा आयोग की सिफारिश की थी। अब जब इस तरह के सिफारिश होते हैं ना, तो जो भी गवर्नमेंट होता है उस पर दबाव बनता है। और चूंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है भारत के संदर्भ में बहुत ही बदनाम था क्रूर शासन के लिए, तो उस पर लगातार दबाव बन रहा था, तो उसे यह काम करना पड़ा। बाद में जब भारत आजाद हो गया और जब आजाद हुआ 1950 में, हमने संविधान को अडॉप्ट कर लिया, तो यूपीएससी उस हिसाब से काम करने लगा। और ये जो आईसीएस ऑफिसर होता है ना, इंडियन सिविल सर्वेंट, इसे तब्दील करके आईएएस कर दिया गया। ठीक है, तो यहां पर आईएएस तो था ही, समय के साथ इसमें और भी सर्विस जुड़ता चला गया। ठीक है, जैसे पहले इंडियन पुलिस सर्विस अलग हुआ करता था, उसका एग्जाम सेपरेट होता था, लेकिन इसके साथ ही हमने आईपीएस भी जोड़ दिया, हमने इसमें आईएफएस जोड़ दिया, है ना, हमने इसमें फॉरेस्ट सर्विस जोड़े, हमने इसमें आईआरएस जोड़ दिया, और बहुत तरह के और सर्विस होते हैं। आप जानते हैं कि ग्रुप ए के, ग्रुप बी के बहुत सारे 25-26 सर्विस होता है। ये सब चीज़ें जो है संविधान के साथ हमारे पास आता चला गया। अब फिर से एक बार आप समझ लीजिए, हमने पूरा इतिहास वगैरह तो समझ लिया, अब फिर से एक बार समझ लीजिए कि ये ऑफर है आपके लिए और सुनहरा अवसर है। सिविल सर्विसेज डे पे 21 से 23 अप्रैल तक है, 3 दिन का ही समय है, और यहाँ पर 50 से 75% तक का ऑफ दिया जा रहा है विभिन्न कोर्सेज पर। नंबर यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 9555124124। तो इस पर कांटेक्ट करके आप इस कोर्स के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के अपना नामांकन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। फिर से आप सभी को एक बार सिविल सर्विसेज डे की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं अपनी ओर से भी पूरी संस्कृति आईएएस परिवार की ओर से आपको ये शुभकामनाएं देता हूं, अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आप खूब मेहनत करें, आप में खूब ऊर्जा हो और आप जल्द से जल्द चयनित होकर के राष्ट्र के लिए अपना योगदान दे सकें। शुक्रिया।